नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुष रतनांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर देहात में खनन माफिया की गुंडई सामने आई है और बेकाबू खनन माफियाओं को कानून का कोई डर नहीं। खनन माफियाओं को डीएम और एसपी का साथ मिला हुआ है। कवरेज करने गए इंडिया न्यूज संवाददाता पर हमला बोला गया। अवैध खनन की कवरेज करने गए संवाददाता पर यह हमला बोला गया है। संवाददाता सूरज सिंह के साथ खनन माफियाओं की हाथापाई हुई है। संवाददाता सूरज सिंह को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। डीएम और एसपी से शिकायत के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और डीएम एसडीएम से शिकायत की सूचना चंद मिनट में ही लीक भी हो गई। डीएम ऑफिस से मिली खनन माफिया को यह सूचना और मौके से वो फरार हो गए। डीएम ने फिर संवाददाता सूरज सिंह से कहा कि आप खबर कवर करने क्यों गए, आप जिले की खबर करो, वहां क्यों गए। दिनेश चंद की तरफ से कहा गया भोगनीपुर कोतवाली इलाके के श्याम सुंदरपुर में अवैध खनन हो रहा है और इसको दिखाने के लिए जब इंडिया न्यूज संवाददाता सूरज सिंह मौके पर पहुंचे हैं तो उनके साथ अभद्रता की गई और इसमें सबसे अहम बात यह है कि डीएम और एसडीएम से शिकायत के बाद चंद मिनट में ही ये सूचना भी लीक हो गई। वहां से अवैध खनन कर रहे शख्स फरार हो गए। सूरज सिंह को धमकी भी दी गई और साथ ही साथ डीएम ने यह तक कह दिया कि तुम वहां पर रिपोर्टिंग करने, इस खबर को कवर करने क्यों गए थे। बेहद हैरान कर देने वाला। तो कानपुर में धड़ल्ले से आपको बता दें कि अवैध खनन हो रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे खनन माफिया सक्रिय हैं। अभद्रता की गई है, गला दबाने की कोशिश की गई है, जान से मारने की धमकी दी गई इंडिया न्यूज संवाददाता सूरज सिंह को। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खनन माफियाओं के हौसले क्यों बुलंद हैं, क्योंकि जो संरक्षण है वो अधिकारियों का प्राप्त है। और जब शिकायत की जा रही है इस पूरे मामले की तो उसके बाद आप देखिए किस तरीके से हाथापाई, मारपीट, जान से मारने की धमकी और डीएम खुद इस बात को कह रहे हैं कि यहां पर खबर कवर करने आप क्यों गए थे। तो खनन माफियाओं को डीएम और एसपी का साथ मिला हुआ है, ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि इस घटना की जानकारी देने के बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं की गई। और अब बातचीत करते हैं। सूरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सूरज, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या कुछ हुआ आपके साथ जब आप कवर करने के लिए पहुंचे। जी देखिए, आपको बताते हैं अवैध खनन की सूचना पर हम और हमारे साथी वहां पर न्यूज कवरेज करने गए थे। तो वहीं पर जब अवैध खनन हो रहा था तो इसकी जानकारी हमने एसडीएम महोदय और जिलाधिकारी महोदय को दी गई थी। लेकिन उसके जैसे ही उनको सूचना दी गई उसके 10 मिनट बाद अब खनन माफियाओं को इसकी जानकारी मिल जाती है कि यहाँ पर कुछ अधिकारी आने वाले हैं। तो उन्होंने अपने डंपर और जेसीबी वहां से हटवा लिए। लेकिन जब उनको पुनः जिला एसडीएम महोदय को फोन किया गया तो उन्होंने इस तरीके का बयान दिया, इस तरीके की बात कही कि हमारे पास कोई हवाई जहाज नहीं है, हम वहां पर मौके पर अपने अधिकारी भेज रहे हैं। लेकिन खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं, जब वो वहां पर मौके पर पहुंचे तो अपने साथियों के साथ मिलकर के हमको, हमारे ऊपर, हमारे साथियों पर हमला कर दिया और गोली मारने और जिले से गायब कराने की धमकी दी, जो वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं पर जब जिला अधिकारी को इस बात को अवगत कराया गया तो जिला अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी खबरें क्यों बनाने गए थे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है खनन माफियाओं पर, जो खुलेआम खनन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी सूरज, ये बताएं जब आपने शिकायत की तो डीएम ने आपसे क्या कहा एग्जैक्टली, थोड़ा ये बताएं, क्योंकि ये बेहद परेशान कर देने वाला है। एक तरफ तो जिम्मेदारी को आप अपनी निभा रहे हैं, इंडिया न्यूज अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो पहुंचे, लेकिन अगर अधिकारी ही इस बात को कहने लगे कि आप कवरेज करने क्यों गए थे, इसके पीछे क्या वजह? देखिए, जब जिलाधिकारी के पास हम पहुंचे अपनी शिकायत लेकर के, उनको एक प्रार्थना पत्र दिया तो जिलाधिकारी उल्टा हमको ही इस तरीके की बातें कहने लगे कि मुझे पता है आप वहां पर क्या कर रहे थे और आप इस तरीके की खबरें करने मत जाया करें। तो उन्होंने मेरी शिकायत नहीं सुनी, लेकिन ये जरूर कहा है कि हम इसको दिखवाते हैं। लेकिन वहां पर देखा गया है कि उन्होंने उल्टा ही हमको धमकाते हुए वहां से निकाल दिया अपने केबिन से। तो ये कहा है कि आप किस तरीके की खबर करने गए हैं, क्यों करने गए हैं, क्या ऐसी खबर क्यों करते हैं आप जब वहां पर आपको हमला होता है या कुछ ऐसा होता है। जबकि देखा गया है कि अवैध खनन की सूचना जब अधिकारियों को दी गई थी तो वहां पर जो उनका खुफिया तंत्र था, वहां से खनन माफियाओं को खबर मिल जाती है कि अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, आप वो लोग वहां से हट जाइए। तो साफ तौर पर खनन माफियाओं के जो सूत्र है वो अधिकारियों तक कहीं ना कहीं उनके संपर्क है या अधिकारी से मिली भगत करके वो इस तरीके के खनन को अंजाम दे रहे हैं। जी सूरज, ये बताएं कि आपको ये जो जानकारी मिली और खासतौर से चूंकि अब जाहिर बात है कि आप वहां पे कवरेज करने के लिए गए होंगे तो इनपुट्स तो थे कि वहां पर ऐसा हो रहा है, कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्या ये विषय स्पष्ट हो सका है और क्या हम ये मान के चले, क्योंकि जो बात आप बता रहे हैं या जो आपके साथ हुआ, क्या हम ये मान लें कि सीधे तौर पर प्रशासन की मिली भगत है और इस वजह से इतने बेखौफ तरीके से अंजाम यहां पर दिया जा रहा है? तस्वीरें भी हम लोग देख रहे हैं, आपके साथ मारपीट हो रही है, आपका गला दबाने की कोशिश की जा रही है, धमकी भी आपको दी गई है।
बिल्कुल आयुष, आपको बता दें, देखिए जो सपा कार्यकाल में जो खनन माफिया थे वो आज भी सक्रिय हैं, क्योंकि ये जो खनन माफिया मुन्ना यादव और गोपू यादव उसके अन्य साथी हैं। इसने एसडीएम, कुछ साल पहले एसडीएम पर भी गोली चलाई थी, क्योंकि उस पर तब भी कार्रवाई नहीं की गई थी, रसूख के चलते वो कहीं ना कहीं बच गया था। तो वहीं पर इस बात की हमको जानकारी नहीं थी कि वहां पर कौन इस तरीके का अवैध खनन करा रहा है। जब वहां मौके पर पहुंचे और उन लोगों ने हम लोगों पर हमला किया, तब हम लोगों को इस बात की जानकारी हुई ये तो खनन माफिया मुन्ना है, जिसको ना अधिकारी कोई कार्रवाई कर पाया है अभी तक, और ना ही जिले में इस पर रोक लगाई जा पाई है। जी सूरज, ये बताएं, क्योंकि जिस खनन माफिया का आप जिक्र कर रहे हैं, अब जाहिर बात है क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप पुलिस प्रशासन या वहां का जो स्थानीय प्रशासन है वो कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करना नहीं चाहता है। अब डर है प्रशासन के अंदर, कार्रवाई नहीं करना चाहता, या पूरी मिलीभगत है, पूरा नेक्सस है एक तरीके का? क्या आपके पास इनपुट है इस पूरी बात को लेकर के? क्योंकि जो कुछ हो रहा है या जो कुछ आपके साथ हुआ वो बहुत कुछ इशारा कर रहा है शोर कि कहीं ना कहीं सबकी संलिप्तता है इसके अंदर। बिल्कुल आयुष, आपको बता देते कि एक पूरा सिंडिकेट बना करके ये लोग खनन को प्लान करते हैं और हर अधिकारियों को ये सेट करते हैं। सेट करने के बावजूद ही ये अपनी जेसीबी और पोकलैंड जो है अवैध खनन की जगह पर उतारते हैं और धड़ल्ले से दिन रात अवैध खनन करते हैं। अधिकारियों को भी जानकारी दी जाती है, लेकिन वो कार्रवाई नहीं करते हुए अपनी चुप्पी साध लेते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि अधिकारियों की मिली भगत से ही इतना बड़ा खनन जिले में चल रहा है, जो उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। और सिर्फ अधिकारी इस बात को कह देते हैं कि भट्टे का माल जा रहा है, जबकि आपको बता दें नियमानुसार अगर भट्टे पर भी कोई माल जाता है या मिट्टी जाती है तो उसकी पैमाइश लेखपाल करता है, कानून को क्षेत्रीय स्तर पर करता है, तब जाकर के कहीं भट्टे वालों को परमिशन मिल पाती है। लेकिन वहां संबंधित मौके पर जब ये हम पर हमला किया गया तो लेखपाल मौके पर मौजूद था, कानून को मौजूद था, उसका ये साफ तौर पर कहना था कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है यहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। लेकिन जब एसडीएम साहिबा का फोन लेखपाल पर, कानूनगो पर आता है, तब वो अपना कहीं ना कहीं एक कदम पीछे कर लेते हैं और कार्रवाई में लीपापोती की जाती है। जी सूरज, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपसे अभी और बातचीत को आगे जारी रखूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आप अरविंद जी कैसे देख पा रहे हैं? एक तरफ तो देखिए कवरेज करने के लिए सूरज पहुंच रहे हैं, दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से यहां पर अवैध खनन हो रहा है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अपने स्टेटमेंट को दे रहा है, कैसे इसको देखा जाए? आयुष, मुझे तो बड़ा दुर्भाग्य लग रहा है कि आखिर कैसे शासन और प्रशासन काम कर रहा है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हम लोगों ने जो सारा काम किया है वो नियम और कानून के तहत किया है, उसका जो रेवेन्यू है वो सरकार के खाते में जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि किस तरीके से धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है, चलाया जा रहा है। हमारा रिपोर्टर जब वहां मौके पे जाता है उसके साथ मारपीट की जाती है, उसको धमकी दी जाती है। और भी शर्मनाक बात यह है कि जब डीएम और एसडीएम इन दोनों लोगों को जब इस बात की जानकारी दी जाती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें खबर हमसे पूछ के करने जाना चाहिए, जो कि बेहद शर्मनाक है। मैं समझता हूँ कि वाकई ये बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी हम लोगों ने बादा में कितने बड़े अवैध खनन का खुलासा किया, पूरे प्रदेश ने देखा, उसमें कार्रवाई हुई, 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यहाँ पे हमारे रिपोर्टर के खिलाफ अब जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है मैं देख रहा हूँ, वो वीडियोस मैंने देखे, और उसके बाद 4 दिन हो गया, डीएम महोदय के पास समय नहीं है, एसडीएम के पास समय नहीं है और वहाँ के कप्तान के पास समय नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये बेहद शर्मनाक है। और योगी सरकार की जो बातें हैं, जो जिस तरीके से सरकार दावा करती है कि नहीं यहाँ पे राम राज्य आने वाला है, वो राम राज्य के लक्षण यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस तरह से राम राज्य नहीं लाया जा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि डीएम जो है बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, और इंडिया न्यूज इस बात की घोर निंदा करता है कि अगर जिलाधिकारी के पास कोई सूचना जाती है तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय वो ऐसे माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि हमें डीएम और कमिश्नर दोनों लोगों को टेलीफोन लगा के इस बात की सूचना देनी चाहिए। 4 दिन हो गए, 4 दिन से एप्लीकेशन पड़ी है उनके कार्यालय में, एसडीएम के कार्यालय में 4 दिन से एप्लीकेशन पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक उन माफियाओं को न तो चिन्हित करने का काम किया गया, कार्रवाई करना तो बहुत दूर की बात है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को ये देखना चाहिए कि आखिर देश और प्रदेश में क्या हो रहा है, क्योंकि एक तरफ तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में वोट मांग रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। बिकरू कांड अभी लोग भूल भी नहीं पाए हैं कि जिस तरीके से ये खनन माफिया खुलेआम धमका रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। और जैसे एसडीएम महोदया का फोन आता है
खनन माफिया अपनी सारी गाड़ियां डंपर लेके तुरंत यहाँ से मौके से निकल जाते हैं। इससे पता चलता है कि किस लेवल पे आपस में गठजोड़ है, किस लेवल पे आपस में साथ है। इस बात की जांच होनी चाहिए और इस बात की जांच ऊपर लेवल से होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह ऐसे ही खनन माफिया काम कर रहे हैं। उसमें प्रशासन और प्रशासन के बड़े अफसर मिले हुए हैं और जो इसको खुलासा करने, जो उसको उजागर करने का काम करता है, उसको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसको जो है उसको धमकाया जाता है और कहा जाता है कि इस तरह की खबरें आप ना करें। तो मैं समझता हूँ कि खबरें करने की कौन सी खबर हम करेंगे, ये उनसे हमें पूछ के नहीं करना है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर 4 दिन हो गया एप्लीकेशन दिए हुए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब हमें चाहिए। और ये खबर लगातार हम इसको प्रमुखता से इसलिए भी दिखाते रहें कि कम से कम सरकार तो देखे, उसने जिन अधिकारियों को पोस्ट किया है वहां पे, वो अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं। सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने की बजाय वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और इसी से पता चलता है कि आखिर सरकार के जो राम राज्य का सपना है वो आखिर कैसे पूरा हो। अरविंद जी, हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारी वहां पर फोन उठाएं और बातचीत करें, क्योंकि इस बात की जो जानकारी है जाहिर बात है उनके पास तक मौजूद है और अब वो फोन भी नहीं उठा रहे हैं। कमिश्नर तक को हम लोग फोन लगातार कर रहे हैं और यही दिखा रहा है इस बात को कि किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को वो लोग ले रहे हैं और कैसे उनकी संलिप्तता है। लेकिन अरविंद जी, जो बात सूरज को कही गई, क्या अब ये मान के चला जाए कि चौथे स्तंभ को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी जाकर के कि हमको क्या खबर करनी है और क्या नहीं करनी है? जब जिलाधिकारी महोदय हमको बताएंगे कि हमको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या ये मान के चले? अब यही मैंने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक जो माफिया हैं वो प्रशासन के संरक्षण में काम कर रहे हैं, खुलेआम जो है अवैध खनन जारी है और गर्दन तक में हाथ लगा दे रहे हैं। बड़ा शर्मनाक दृश्य है ये, मैं समझता हूँ, और लोकतंत्र के लिए भी बड़ा शर्मनाक है कि किस तरीके से इस तरह के काम को अंजाम दिया जा रहा है। एसडीएम महोदया से भी अगर उनका टेलीफोन नंबर हो तो उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करें, जिन्होंने 2 टूक कह दिया कि हमारे पास कोई हवाई जहाज नहीं है जिससे कि हम वहाँ आ जाएं। यहाँ पे कल हत्या हो जाए, इतनी बड़ी घटना हो गई कानपुर में। आप देखिए, विकास दुबे जैसा अपराधी इतने पुलिसकर्मियों की हत्या कर देता है और उसके बाद जांच होती है, जांच चल रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। बट बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की जो परिस्थितियां होती हैं वही ये सारी चीजें कराती हैं। और मैं समझता हूँ कि कानपुर का प्रशासन अगर इस खबर को देख रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो ऐसे लोग ही ये सारे काम करते हैं और ऐसे लोगों का ही नेक्सस ऐसे काम करते हैं। नहीं अरविंद जी, क्या हम ये मान लें कि संजीदगी नहीं है? क्योंकि कानपुर पुलिस हम लोग देख रहे हैं और लगातार खासतौर से बिकरू कांड के बाद से बार बार चर्चाओं में रहती है और उनकी जो कार्यशैली है वो हमेशा सवालों के घेरे में आ जाती है। अब तो हमारे रिपोर्टर ही भुक्तभोगी हैं उसके। क्या हम ये मान के चलें कि संजीदगी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं या वो जानबूझकर आंख मूंदे बैठे हुए हैं, उनको लग रहा है जैसे चल रहा है चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें? आयुष, हम लोगों को एक बार कोशिश करनी चाहिए, वहाँ के आईजी से बात करें, सिंसियर आदमी है, मैं समझता हूँ उनसे भी हम लोग की बात होनी चाहिए, कमिश्नर से बात होनी चाहिए और तभी हमें इसका जवाब मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके की घटना है वो बहुत ही दुखदाई है और जो बातें सरकार, जो दावे करती है सरकार, एकदम उसके विपरीत है। तो मुझे लगता है कि हमें एक बार उनसे बात करना चाहिए और आखिर इन माफियाओं को भी हमें प्रमुखता से दिखाना चाहिए कि लोग इनको देखें, पहचाने और इनके आसपास अगर हो तो इंडिया न्यूज को बताएं। हम चाहते हैं कि लोग ऐसे लोगों की पहचान करें जो लोग समाज में गलत काम कर रहे हैं, जो लोग समाज में बंदूक के बलबूते अपना शासन और राज्य को बनाना चाहते हैं, सरकार के राम राज्य के सपने को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं ऐसे लोगों के चेहरे को पहचाने जाने की आवश्यकता है और शासन और प्रशासन भी पहचाने और उनके बीच में जो आम लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, वो भी पहचाने, जिससे पता तो चले कि आपके बीच में कैसे लोग रह रहे हैं। जो माफिया हैं, जिनका काम है बंदूक चलाना, जिनका काम है जान से मारने की धमकी देना, मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की पहचान बेहद आवश्यक है। सूरज से एक बार जरा से मैं विस्तार से जानना चाहता हूं कि ये कौन लोग हैं। सूरज, जरा विस्तार से बताइए कि जो लोग आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं, इनको किसका संरक्षण प्राप्त है? तो ये अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं जो दूसरे जिले से आकर के इस जिले में बसे हैं और इस सपा कार्यकाल में भी अवैध खनन धड़ल्ले से कर रहे थे, अधिकारियों के संरक्षण में कर रहे थे। जब सरकार बदली तो कुछ दिन ये लोग तो डरे सहमे रहे, लेकिन फिर बाद में अधिकारियों से मिली भगत करके ये खुद एक खनन माफिया के तौर पे उभर के सामने आ गए। जहां पर इनका खनन चलता है वहां पर कोई भी आम आदमी, कोई भी पत्रकार नहीं जाता है, क्योंकि उस पर ये हमला कर देते हैं
और इनका साफ तौर पर हाथ एकदम छूटा हुआ है, क्योंकि यही एक मुन्ना यादव वही एक खनन माफिया है जिसने एसडीएम मौके पर गया था, जय नारायण यादव, उनके ऊपर गोली चलाई थी और रसूख के चलते उनका कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी, मामले को लीपापोती कर दिया गया था। तो इसके जो नेक्सस है वो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट कानपुर देहात में काम कर रहा है, जो पूरी यूनिटी से काम करता है और अधिकारियों को अपने साथ मिला करके काम करता है। आप देखिए, जब इनको फोन किया गया अधिकारियों को तो इनका नंबर नहीं लगा, और नंबर लग भी जाता है तो फोन नहीं उठता है, यानी कि घटना आपके साथ घटित हो जाए लेकिन अधिकारी अपने टच से मस नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल सूरज, आप बड़ी बात कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा, लेकिन इस बीच हरीश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी जरा बातचीत करते हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत आपका। लेकिन हरीश जी, आज बहुत परेशान कर देने वाली खबर हमारे पास है, क्योंकि हमारे सहयोगी पहुंच रहे हैं, खनन वहां पर जिस तरीके से अवैध तरीके से किया जा रहा है, आपका जो प्रशासनिक अमला है ना तो वो सुन रहा है, ना ही वहां के अधिकारी इसको संजीदगी से ले रहे हैं, उल्टा रिपोर्टर को ये कह रहे हैं कि आप वहां पे खबर कवरेज करने गए क्यों, हमसे पूछ कर जाइए। क्या समझा जाए इसके मायने? देखिए, आदरणीय योगी जी की सरकार ने खनन माफियाओं को नेस्त नाबूद करने का काम किया जब से आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है। और जहां अवैध खनन की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर जिलाधिकारी को यह खबर की गई होगी तो निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस खनन माफिया खिलाफ होगा जो अवैध खनन कर रहा है और पत्रकारों को धमका रहा है। इस तरह की जो हरीश जी, पत्रकारों को उल्टा आपके जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि आप वहां खबर कवर करने क्यों गए? 4 दिन से उनके पास एप्लीकेशन पड़ी, उनके पास समय नहीं है इस विषय पर संज्ञान लेने का। ये कैसी संजीदगी है? नहीं, मुझे इसका क्या जवाब है हरीश जी आपके पास? मेरी जिलाधिकारी से उस संदर्भ में बात हो तो मैं इस पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि कहीं भी अगर अवैध खनन होगा तो सरकार उनको उन खनन माफियाओं से सख्ती से निपटेगी और प्रॉपर ढंग से आप वहां के जो जिले के पुलिस विभाग के जो मुखिया हैं और जो प्रशासन के मुखिया हैं उनको आप बताइए। हरीश जी, आपके डीएम, हरीश जी आपके डीएम, आपके कमिश्नर, ये किसी के पास वक्त नहीं है कि वो टेलीफोन उठाए। आप लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति को मुख्यमंत्री ने आदेशित किया है कि आम आदमी का फोन उठाए। मैं अभी फोन लगवा रहा हूं, आप भी अपने से दूसरे फोन से जरा फोन लगा लीजिए ऑफिस से, लैंडलाइन से, और देखिए वो आपका फोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। राम राज्य का सपना कैसे पूरा होगा हरीश जी, अगर ऐसे ही लोग माफियागिरी जिस तरीके से अब जान से मारने की धमकी दी जा रही है। आपका डीएम कह रहा है कि आपको खबर मुझसे पूछ के करनी चाहिए और आपके कमिश्नर के पास वक्त नहीं है फोन उठाने का। मैं समझता हूं कि ये राम राज्य का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। नहीं, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से यह बात आश्वस्त करना चाहता हूं कि अवैध खनन के मामले को सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जो लोग भी इस कार्य में लिप्त हैं और जिन्होंने पत्रकारों को धमकी दी है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। चलिए हरीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के एमएलसी हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। दीपक जी, एक तो अवैध खनन हो रहा है, ऊपर से अगर मीडिया उसको दिखा रहा है तो वहां के जो आलाधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप लोगों को ऐसी खबर कवर करने नहीं जाना चाहिए या तो मुझसे पूछ के जाइए। क्या मायने समझे जाएं इसके? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून का राज समाप्त हो चुका है, अपराधी, दबंग, खनन माफिया पुनः फिर से कब्जा कर चुकी है उत्तर प्रदेश को। खनन को लेकर सरकार दूसरी तरह के बयान देती है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है आपके चैनल ने खुद जाकर देखा है। कई जगह हैं जहां पर पुलिस और सरकार के आला अफसर सरकार से मिलकर पूरी तरह से खनन कराते हैं, जो खनन की नीति है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और वो सारा पैसा कहीं न कहीं सेंट्रलाइज होकर सरकार तक या सरकार के भारतीय जनता पार्टी में पहुंच रहा है। इसके पास कांग्रेस पार्टी के पास प्रमाण भी है, मैंने इस मामले को सदन में उठाया भी था। और आगे सरकार की साझेदारी हिस्सेदारी है, अपराधी खनन करवा रहे हैं, इसको आगे फिर हाउस में उठाऊंगा। हरीश जी, जवाब है इस बात का कोई आपके पास? क्योंकि आप तो बार बार कह रहे हैं कि हम तो इतनी तगड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि अवैध खनन तो होगा ही नहीं प्रदेश के अंदर, लेकिन हम लोग तो खुद देख रहे हैं, हमारे रिपोर्टर तो भुक्तभोगी हैं, आपका प्रशासनिक अमला ही साथ नहीं दे रहा है तो कैसे रुकेगा? नेक्सस तो साफ दिख रहा है। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर कहीं भी अवैध खनन हो रहा है तो सरकार निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बख्शने वाली नहीं, क्योंकि पूरे प्रदेश में जहां जहां अवैध खनन हो रहे हैं, हर जगह अवैध खनन हो रहे हैं, कमर तोड़ने कहीं का काम पर किया है, अवैध खनन नहीं रुक खनन रहा है। सरकार पूरी तरह से काम किया है, खनन माफियाओं के साथ खड़ी वही है। अगर कोई अधिकारी शिथिलता बरता तो उसके खिलाफ भी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
हरीश जी, इस पर्टिकुलर प्रकरण में क्या करेंगे भाई? हमारे रिपोर्टर को अगर धमका दिया जाए, चौथे स्तंभ को ये कहा जाए कि आप जाएं ही मत वहां खबर कवर करने के लिए, तो इसके मायने तो ये समझ में आ रहे हैं कि भाई सीधे तौर पर आप चाहे जितना निर्देशित करते रहिए हरीश जी, या मुख्यमंत्री कितना भी कहते रहें, आपका प्रशासनिक अमला इस चीज को समझने को तैयार ही नहीं है। आज 4 दिन हो गए इस घटना को, और अभी भी देखिए वहां के कमिश्नर फोन नहीं उठा रहे हैं, समय ही नहीं उनके पास। नहीं, इस तरह की अगर घटना हुई है तो निश्चित रूप से अगर कोई अधिकारी शिथिलता बरत रहा है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। दीपक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कथन और करनी को पूरा प्रदेश देख रहा है। पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जनपद नहीं है जहां पर सरकार की मिलीभगत से अधिकारी खनन न करते हो। पीछे आपने देखा था किस तरह से इसी टाइप के मामले में एक आदमी को पुलिस ने हत्या कर दी। कम से कम 3 से 4 जनपदों की मेरे पास पूरे प्रमाणिक तथ्य हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बदला जाता है, सरकार बदला जाता है, और स्थानीय थाना और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उसमें मिलकर अवैध खनन कराता है। एक सिंडिकेट पूरी तरह से उसको कंट्रोल करता है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों कहने से, भारतीय जनता पार्टी सरकार कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर सबसे बड़ा प्रमाण, आप चैनल वहां विजुअल था, उसने चीजों को इकट्ठा किया, उसके साथ इस तरह घटनाएं क्यों की गई? क्योंकि सच्चाई को छुपाना चाहती सरकार। लोग नहीं चाहते, वो सिंडिकेट नहीं चाहता कि ये सरकार तक पहुंचे। ठीक है दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच हमारे साथ हमारे संपादक अरविंद जी भी मौजूद हैं। अरविंद जी, दीपक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हरीश जी भी मौजूद हैं। हरीश जी कह रहे हैं कि देखिए कार्रवाई हम करवाएंगे, आश्वस्त हो जाएं क्या हम लोग? दीपक जी मेरा एक सवाल है और हरीश जी भी इसको सुने। मैं समझता हूं कि जिस तरीके के अफसर जिलों में पोस्ट किए जा रहे हैं, उनका जो व्यवहार है वो बड़ा ही दोयम दर्जे का है और बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे के कहने में बड़ा मतलब मैं इस बात को, जो चीजें मुझे दिख रही हैं, अभी बादा में इतना बड़ा अवैध खनन का खुलासा हुआ, खबर दिखाए जाने के बाद 15 लोग गिरफ्तार किए गए। कानपुर में अवैध खनन हो रहा है, वही पुराने माफिया जिनको जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, कवायद कर रही थी, तब कह रहे थे कि नहीं हम इनको सलाखों के पीछे भेज देंगे। आज वही खनन माफिया सक्रिय हैं, उन्हीं लोगों को वो अफसर शेल्टर दे रहे हैं जो लोग, हो सकता है उस दौरान भी बहुत सारे अफसर ऐसे रहे हों। लेकिन प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, क्या उनको ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही क्या? आखिर कैसे सरकार चलेगी? राम राज्य की बात हो रही है। दीपक जी, आप तो विपक्ष में हैं, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है इस समय प्रदेश और सरकार में? अरविंद जी, दीपक जी का फोन कट गया है, मुझे लगता है हरीश जी वो आपकी बात का जवाब देंगे। हरीश जी जवाब दीजिए। देखिए, आपके जैसे सम्मानित चैनल ने सवाल उठाया है तो निश्चित रूप से सरकार करेगी और त्वरित उस पर कार्रवाई होगी और जिन अधिकारियों की शिथिलता होगी उनके भी खिलाफ नहीं। हरीश जी देखिए, अरविंद जी बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं, वो पुराने नाम हैं, चाहे कानपुर की बात करें या अन्य जगहों की भी, ये वो पुराने लोग हैं जिनका विरोध करते रहे। आज सत्ता में आने के बाद भी आप लोग इनको सलाखों के पीछे नहीं भेज पाए। सवाल ये है सीधा। आप तो इनको पहचान रहे हैं लेकिन आपके अफसर नहीं पहचान रहे हैं। मैं आपसे, मेरा सवाल हरीश जी ये है कि आपके अफसर इनको क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं, क्यों प्रश्रय दे रहे हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार में भी ये खनन का काम वहां कर रहा था और आपकी सरकार में भी कर रहा है, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये बदलाव हो गया? नहीं, देखिए कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी। आप कह रहे हैं तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि वो खनन माफिया पहले भी काम कर रहे होंगे, अब भी कर रहे हैं, मेरी जानकारी नहीं है। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं इसलिए इस बात को मैं समझता हूं, मुझे विश्वास है कि ये निश्चित। चलिए हरीश जी देखिए, हमारे सहयोगी जिनके साथ ये अभद्र व्यवहार किया गया वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। सूरज, क्या कहना चाह रहे थे आप? हरीश जी, मेरा सवाल ये है कि जब इनको अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाती है तो क्या गोली मार देने के बाद अधिकारी कोई सचेत होंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि जब अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी गई है कि खनन माफिया इस तरीके के अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और गोली मारने और जिले से गायब कराने की धमकी दे रहे हैं, तो क्या कागजों में कार्रवाई की जाएगी कि जब हम जिंदा नहीं रहेंगे तब कार्रवाई की जाएगी? सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उस दिशा निर्देश के अनुरूप तो अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ इस तरह के विषयों पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई है और उनकी शिथिलता है तो निश्चित रूप से उनके भी खिलाफ सरकार दंडात्मक कार्रवाई करे। चलिए अरविंद जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अरविंद जी, फोन अभी तक नहीं उठाया गया अधिकारियों की तरफ से आपको अभी। अरविंद जी, मैं यही कहना चाहता हूं आयुष, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इस विषय पे जो
प्रमुख सचिव गृह हैं, उनसे भी इंडिया न्यूज बात करेगा और सरकार में हर उस जिम्मेदार आदमी से बात करने की कोशिश करेगा कि इस तरह का नेक्सस आखिर कैसे काम कर रहा है, कौन लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। और मैं समझता हूं कि कानपुर के जिलाधिकारी, जो ग्रामीण इलाके के जिलाधिकारी हैं, उनको इस बात का जवाब देना होगा कि आखिर उनके संरक्षण में काम हो रहा है, उनके अनजाने में काम हो रहा है, और जो लोग भी जिम्मेदार लोग हैं वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और शायद यही इंडिया न्यूज की मंशा है और मैं भी यही चाहता हूं कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इंडिया न्यूज तब तक इस खबर को नहीं छोड़ेगा जब तक कि इसमें सारे जितने भी लोग शामिल थे सारे के सारे लोग गिरफ्तार नहीं हो जाते हैं, एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है, क्योंकि सारे लोग इस बात को जानते हैं कि अवैध खनन हो रहा है, लेकिन उसको लोगों ने संरक्षण देने का काम किया है। चलिए अरविंद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज हमारे साथ हैं लगातार। सूरज, एक बार आप फिर से जरा बताएं क्या हुआ सिलसिलेवार ढंग से, और क्या अभी जो कन्वर्सेशन हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि होगी कार्रवाई, लेकिन आप तो ग्राउंड पर मौजूद हैं, अधिकारी सुनने को ही तैयार नहीं है। कोई आश्वासन आपको लग रहा है कि जो संजीदगी होनी चाहिए इन अधिकारियों के अंदर वो कोई नजर आ रही है या कोई उम्मीद कर सकते हैं आप? सूरज, देखिए आयुष जी, आपको बता दें जो खनन माफिया मुन्ना यादव, गोपू यादव है, जिले में इसका एक वर्चस्व है, क्योंकि जिले में इतना बड़ा इसका खौफ है, इसके जहां भी खनन होते हैं वहां पर कोई भी पत्रकार नहीं जाता है। हमको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये खनन माफिया मुन्ना यादव ही है जो अवैध खनन करा रहा है। जब हम वहां पर मौके पर पहुंचे और जब इसको देखा गया, एक अनजान व्यक्ति ने इसको मुन्ना यादव करके बुलाया, तब हमको इस बात की जानकारी हो पाई। वहीं पर आपको बता दें अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है, लेकिन अधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि मामले को देखा जा रहा है, लेकिन क्या देखा जा रहा है ये नहीं समझ में आया, क्योंकि खनन माफिया ने खुले तौर पर के गोली मारने की धमकी दी है, जिले से गायब कराने की धमकी दी है, क्योंकि इतना इसका रसूख है। आज के जो सरकार चल रही है उसमें भी इसका काफी दबदबा है, जो खुलेआम ये इतना बड़ा धल्ले से अवैध खनन कर रहा है। सूरज, हम समझ सकते हैं क्योंकि जो अधिकारी के ऊपर गोली चला सकता हो, जो एसडीएम को निशाना बना सकता हो, उसके लिए कितना आसान है, और ऊपर से माफिया है और उनको संरक्षण प्राप्त हो तो ये बहुत आसान होता है। आप सूरज हमारे साथ बने रहें, चूंकि जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं उसी से संलिप्त वहीं पर शामिल जो शख्स है वो क्या कुछ कह रहा है ये भी जरा अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। 5 चल रहे थे, जेसीबी कितनी चल रही थी और सब कहाँ गई? आगे गए, सब भाग गए लेके। अच्छा, अभी तुम लोग खाली करके जा रहे हो, किसका फोन आया है? खाली क्यों कर दिया? किसका फोन आया? वो एक गाड़ी खाली कर रही थी। नहीं, ये अभी तुम लोग यहाँ पे खाली करके जा रहे हो, किसका फोन आया था? फोन किसका आया? गोपू भैया का। उनके पास किनका फोन आया था? मैंने बता क्या बताया उन्होंने? कहा गाड़ी लेके भाग जाओ। कहा है कौन आ रहा है? पता नहीं, जाओ, मैं नहीं बता। तो आप सुन रहे थे, देखिए किस तरीके से जो संलिप्त था इसके अंदर वो साफ तौर पे कह रहा है कि फोन आया है भोपू भैया का, उनकी किससे बात हुई है वो भी वो बता रहा था, और उसके बाद बोला कि गाड़ी लेके निकल जाओ वहां पे। सूरज, क्या ये हम मान के चलें कि अभी भी जो प्रशासनिक अमला है, क्योंकि हम लोग तो अभी इस खबर को छोड़ने वाले नहीं हैं, लेकिन क्या हम ये मान के चलें कि प्रशासनिक अमला अभी भी लगा हुआ है लीपापोती में भी, कैसे मैनेज कर लिया जाए इन सारी चीजों को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वहां पे खनन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि उनको तो ये ज्ञात है ना कि उनकी संलिप्तता है। सूरज, और बदला क्या है वहां पर? क्योंकि यही बातें पहले भी सरकार उठाती रही, क्योंकि जब ये विपक्ष में बैठे थे, जब जब विपक्ष में था सूरज, तो इन्हीं लोगों की खिलाफत करता था। आज उन्हीं का नेक्सस है इनके साथ, अधिकारियों पे लगाम नहीं, कंट्रोल नहीं। सूरज, बिल्कुल जाहिर तौर पर देखिए आयुष जी, जब योगी सरकार बनी थी तो अवैध खनन को रोकने के लिए लाख दावे किए गए थे, कोशिशें की गई थी, योगी सरकार ने इस पर कार्रवाई भी की, लेकिन जब इस तरीके के अधिकारी जिले में मौजूद होंगे तो खनन माफियाओं पर कैसे रोक लगाई जा सकेगी? इसका जीता जागता नमूना कानपुर देहात में भी देखा जा सकता है। 4 दिन पहले की ये घटना है, आपको बता दें अधिकारियों को सूचित किया गया था, उसके बावजूद आज भी मुझको जो सूचना मिली है मौके पर खनन जेसीबी से धड़ल्ले से किया जा रहा है, उसी जगह पर किया जा रहा है, वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से खनन माफियाओं पर अधिकारियों का संरक्षण है, वो खुलेआम अवैध खनन कर रहे हैं। चलो सूरज, मैं आपको रोक रहा हूं। दीपाली भार्गव हमारे साथ जुड़ रही है, कानपुर के एसडीएम, जरा उनसे बातचीत करते हैं। दीपाली जी, हमारे सहयोगी पहुंचे अवैध खनन को दिखाने के लिए, लेकिन वहां से सूचना लीक भी हो गई और उसके अलावा हमारे सहयोगी को यह भी कहा गया कि हमसे पूछ के जाइए, कैसे कार्रवाई करेंगे आप लोग? सूरज जी का मेरे पास फोन आया था और मैंने तत्काल अपनी टीम भेजी हुई थी,
लेकिन इनके साथ जो अभद्रता हुई है उसको मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया। इनके उस घटना में सच्चाई पाई जाती है तो मैं कार्रवाई करूंगी, और सूरज जी अगर चाहेंगे और उस घटना में सच्चाई होगी तो FIR भी दर्ज होगी। ठीक है बाकी दीपाली अवैध खनन पे जी आप हमारे मैंने साथ कई- बने रहिए। देखिए हमारे संपादक अरविंद जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। अरविंद जी। दीपाली जी मेरा बहुत सीधा सा सवाल है कि जो लोग वहाँ खनन कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, आप लोगों की तो उतनी ही जिम्मेदारी होती है। ये वही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में भी अवैध खनन करते थे, तो क्यों ये ऐसे लोग चिन्हित क्यों नहीं हो पा रहे हैं? भाई सरकार तो रामराज्य लाना चाहती है, तो रामराज्य कैसे है? अरविंद जी मैंने कई कार्रवाई की है, इवन कई बड़ी कार्रवाई की है, FIR भी दर्ज कराई है। और जहाँ पर ये सूरज जी ने बुलाया था वहाँ पे मौके पे हमें JCB वगैरह नहीं मिल पाई थी, बट जो जितना एरिया में खनन हुआ था वो मैंने रिपोर्ट भेज दिया जिलाधिकारी को। और अगर सूरज जी के साथ जो अभद्र देखेंगे दीपाली जी, अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो उसमें कितने सारे डंपर है, तकरीबन 10 डंपर, 10 उसके अलावा बालू वो उस जगह पे भी FIR करा दी गई है। इनके संज्ञान में नहीं होगा। परसों की डेट में थाने में FIR दर्ज हो गई है अवैध खनन पे। अच्छा, और क्या वो लोग चिन्हित हो पाए हैं दीपाली जी, जिन लोगों ने ये इस काम को जो अंजाम दे रहे थे? मुझे लगता है कि उसमें उनका भी नाम, जो यादव से उनका नाम लिखवाया गया है बकायदा FIR में, और उन पे मुकदमा दर्ज हुआ है। और आगे भी कोई ऐसी घटना होगी तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कार्रवाई से पीछे नहीं है। जिस तरीके से उसने दीपाली जी जान से मारने की धमकी दी संवाददाता को, ये सुनिए, ये सूरज जी ने मेरी जानकारी में नहीं लाया। इनके ऐसा है, ये थाने पहुंचे, इनकी FIR अगर घटना में सच्चाई है तो FIR जरूर दर्ज। दीपाली जी देखिए सूरज हमारे साथ मौजूद हैं। सूरज, आपने क्या संज्ञान में नहीं लाया SDM महोदय के, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने ये नहीं बताया उनको कि आपके साथ क्या अभद्रता हुई है? सूरज पूरी बात बताओ। देखिए आयुष जी, आपको एक बात बताते हैं, जब SDM महोदय के वहां पर, देखिए SDM जी आपको बता दें, जब आपने वहां पर लेखपाल और कानूनगो भेजे थे, उन्हीं के सामने जो खनन माफिया थे उन्होंने हाथापाई की। आपके लेखपाल और कानूनगो ने उस बात को रिकॉर्ड भी किया, वीडियो को रिकॉर्ड किया। मैंने उनको अवगत भी कराया कि इस बात की जानकारी उच्च अधिकारियों को दें, वरना यहाँ पर कोई दुर्घटना और भी हो जाएगी। मैं संबंधित थाने भी गया। सूरज जी, आप थाने गए हो, ये मेरी जानकारी में नहीं लाई गई। किस थाने में आप गए हो ये आप जानकारी में लाइए और कार्रवाई की जाएगी। लेखपाल कानून को उसके सक्षम अधिकारी नहीं है कि वो उस पर FIR दर्ज करा सकते हैं। मैडम वो कोई भी इस तरह मैडम सूरज आप सवाल पूछ रहे हैं। देखिए दीपाली जी हमारे साथ मौजूद है। देखिए वो इसीलिए मौजूद है कि वो उस बात का समाधान करेंगे, यहीं करेंगे। आप सवाल पूछे सूरज, और पूरा प्रकरण एक बार विस्तार से बताइए जरा, क्योंकि दीपाली जी के संज्ञान में जो चीज नहीं आई वो भी उनको पता होना चाहिए। सूरज बताइए आप। बिल्कुल, देखिए मैडम, जब आपको फोन किया गया था घंटों बाद, जब वहाँ पर कोई नहीं पहुँचा था, हमने दोबारा भी आपको फोन किया क्योंकि खनन माफिया एकत्रित हो रहे थे। JCB डंपर लेकर के मौके पर निकल गए थे। नहीं, सूरज ने जिस वक्त फोन किया था उसके 20 से 25 मिनट के अंदर मेरे लेखपाल कानून को मौके पे पहुंच गए थे। और इनकी दोनों कॉल का डिफरेंस की है, आपके लेखपाल कानून को आ गए हैं, उसको आधे घंटे से ज्यादा नहीं होगा। मेरे पास सब कॉल रिकॉर्ड्स हैं और उसमें आधे घंटे से ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। मैडम घंटों हो गए थे, JCB डंपर वहाँ से बिल्कुल मैडम, वो रिकॉर्ड्स मेरे पास भी हैं। घंटों के बाद भी JCB जब डंपर खनन माफिया वहाँ पर लेकर भागने लगे, तो बाद में जब JCB और डंपर वहाँ से चले गए, उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया, जानलेवा हमला किया, गोली मारने की धमकी दी। लेखपाल और कानूनगो दोनों मौजूद थे, उन्होंने भी इस बात को रिकॉर्ड किया। मैं मैडम थाने गया था, थाने में कोई शिकायत नहीं सुनी गई, क्योंकि जो वहाँ पर हम आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे। मीडिया न्यूज से चाहता है कि ऐसे लोग सलाखों के पीछे जाएं, क्योंकि ये आपके लिए भी बड़ी समस्या है, समाज के लिए भी बड़ी समस्या है। दीपाली जी आपको वीडियो उपलब्ध करवा दें, आप देखना चाहेंगी क्या? मेरे पास सूरज जी, और बाकी जो जितने मेरे अधिकार थे मैं उसी में काम कर सकती हूँ। थाना पुलिस का काम मैं नहीं करती हूँ। अगर थाने पुलिस में इनकी रिपोर्ट सच्चाई पाई जाएगी तो जरूर दर्ज होगी। वो आप CO से और इनसे बात कर लीजिए, थानेदार से। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो अगर कहेंगी तो हम वीडियो भी आपको उपलब्ध करा देंगे। हाँ बिल्कुल करा दीजिए। और मैं अपनी रिपोर्ट DM सर को भेज चुकी हूँ कि वहाँ पे अवैध खनन हुआ है, और जितनी वहाँ पे मिट्टी खुदाई हुई थी वो भेज चुकी हूँ मैं। चलिए दीपाली जी, हम आपको आश्वासन दिलाते हैं और जिला अधिकारी महोदय को भी कहते हैं कि अगर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इंडिया न्यूज ऐसी खबरों को ठोक के दिखाएगा, और ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो अफसर ऐसी चीजों को प्रश्रय देते हैं। बिल्कुल जी, ठीक। थैंक यू दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए सूरज आपको लग रहा है, क्योंकि अब तो देखिए डीएम मौजूद थी हमारे साथ, लेकिन वो जो बात कह रही थी क्या एज इट इज ऐसे ही हुआ था, या आपको लग रहा है कि नहीं अब यहां पर चूंकि अब चैनल के ऊपर है इसलिए बचने के लिए कुछ तो कहना है? सूरज, जाहिर सी बात है आयुष जी, देखिए जब कोई ऑन एयर आ जाता है तो अपना पक्ष बचाने के लिए कुछ ना कुछ सफाई जरूर देता है। आपको बता दें जब ये घटना घटित हुई उसके आधे घंटे बाद हम लोग मौके पे भोगनीपुर कोतवाली पहुंचे। वहां पर धर्मेंद्र यादव जो एसएचओ थे उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं 10-15 मिनट में आ जाऊंगा, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद जब वो वहां पर नहीं पहुंचे तो उनसे दोबारा पे बात की गई तो उन्होंने कहा तहरीर रख दीजिए, हम किसी से जांच करा लेंगे, उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा। हमने उनसे साफ तौर पर कहा कि सर हमको गोली मारने की धमकी दी गई है, अवैध खनन यहाँ पर चल रहा था, लेखपाल कानूनगो मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा हम दिखवा लेंगे, आप परेशान न हो, आप जाइए। तो हम वहां पर मजबूरी पर एसपी के यहाँ आए, एसपी के यहाँ से मुलाकात करनी चाहिए लेकिन एसपी मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज भी हम आपको बता दें एसपी से लगातार सीयूजी नंबर पे फोन कर रहे हैं लेकिन एसपी से बात नहीं हुई। हमने उनको एक मैसेज टैग किया था जिसका उन्होंने रिप्लाई किया कि आप थाने जाइए। देखिए थाने में जब सुनवाई नहीं हुई तभी आदमी एसपी के पास पहुंचता है, लेकिन जब एसपी खुद ही कह देंगे फिर थाने जाइए तो हम कहां जाएंगे न्याय के लिए? क्या हम गोली खाने के लिए यहाँ पर बने हुए? समाज पे एक जो भ्रष्टाचार हो रहा होता है उसको हम लोग उजागर करते हैं, उस पर भ्रष्टाचार खत्म होने की बात होती है, लेकिन उल्टा हम ही लोगों पर। सूरज मुझे ये बताइए, क्योंकि जो डीएम दीपाली हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी वो कह रही हैं कि वो तो रिपोर्ट भेज चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिलाधिकारी को। कौन सी रिपोर्ट उन्होंने भेजी? क्योंकि तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, यहाँ पर खनन भी हो रहा है, वहां पर लोग भी मौजूद हैं आपके साथ, अभद्रता भी हो रही है, और जो जानकारी आप उनको देते हैं वो चंद मिनटों में लीक भी हो जाती है, लोग भागने भी लगते हैं वहां से। वो कौन सी जानकारी भेजी उन्होंने? बिल्कुल आयुष जी, देखिए जब आज हम दोबारा डीएम साहब से मिलने गए तो उन्होंने इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं दी कि वहां से हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, इस पे कार्रवाई की गई है या एफआईआर की गई है। अगर डीएम साहब के पास इस बात की रिपोर्ट आ जाती तो वो जरूर हमको इस बात को अवगत कराते कि ये प्रकरण मेरे संज्ञान में है, आपके ऊपर ऐसी बात हुई है, इसकी जांच रिपोर्ट मेरे पास एसडीएम द्वारा आ गई है, आप इस पे निश्चिंत रहें, बिल्कुल कार्रवाई होगी। लेकिन उन्होंने इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही, उल्टा हम ही को धमकाने लगे कि आप हमसे पूछ करके खबर कवर करने जाया करें, ऐसी खबर क्यों कवर करने गए थे आप? तो हमें नहीं लगता कि किसी तरीके की रिपोर्ट यहाँ पर भेजी गई होगी, और भेजी भी जा रही होगी तो बैकडेट में भले भेजी जा रही होगी, क्योंकि अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये बताएं, क्योंकि दीपाली जो डीएम हमारे साथ जुड़ी एसडीएम, वो खुद इस बात को कह रही थी कि देखिए 2 दिन पहले उन्होंने इस मामले को लेकर के रिपोर्ट करवा दी है, दर्ज हो गई है, उनके अधिकार क्षेत्र में जो चीजें हैं वो करवा रही हैं। क्या ये हम मान के चलें कि ये सब अब चूंकि ये प्रकरण हम लोग दिखा रहे हैं, ताल ठोक के दिखा रहे हैं, हम लोग को पता है कि इसका जो संज्ञान है वो लेना ही होगा अधिकारियों को, ये नतीजा है कि अब आकर के इनको यहां पर कहना पड़ा है मजबूरी में कि हाँ 2 दिन पहले इसको लेकर के हमने जो संज्ञान है वो ले लिया है? सूरज, बिल्कुल आयुष जी, देखिए आपको बता दें अगर दीपाली जी को इस बात की जानकारी होती तो उनके लेखपाल कानून को जो मौके पर थे उन्होंने उनको जानकारी दी होगी कि वहां पर हाथापाई हुई, खनन माफियाओं ने गोली मारने की धमकी दी है। उनको इस बात की जानकारी नहीं थी, उल्टा उन्होंने ऑन एयर ये बोला है कि इस बात की सूरज ने हमको जानकारी नहीं दी। तो ये बात को समझा जा सकता है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। और रही कार्रवाई की बात, तो अभी तक कार्रवाई की कोई भी बात सामने निकल करके नहीं आई है। हमने वहां पे अपने सूचनार्थक तक संपर्क करने की कोशिश की है, वहां पर पता भी किया, तो अभी वहां पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहां पर आज भी धड़ल्ले से उसी जगह पर खनन धड़ल्ले से चालू है जी। चलिए सूरज, हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे जब तक इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं लिया जाता है, तब तक इस खबर को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए सूरज शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देते हैं, 3 तस्वीरें देख लें हमारे दर्शक, क्योंकि देखना जरूरी है कि आप देखें कि कैसे एक तरफ धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जिस दिन से सरकार बनी है राम राज्य की बात हो रही है। मुख्यमंत्री रोज इस बात को कहते हैं। आपने सुना कि जो बीजेपी प्रवक्ता हैं, यानी कि जो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि खनन के ऊपर सख्त कार्रवाई हो रही है, लगाम लग रही है। लेकिन तस्वीरें आपके लिए जरूरी इसलिए हैं कि आप देखें कि यह सख्त कार्रवाई कैसी होती है। और जब मीडिया पहुंचता है वहां पर, इंडिया न्यूज पहुंच रहा है वहां पर दिखाने के लिए कि देखिए कैसे अधिकारियों की नाक के नीचे उनकी संलिप्तता के साथ एक कार्रवाई हो रही है, तो उल्टा ही देखिए धमकी भी मिलती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है, पत्रकार की बात को भी नहीं सुना जा रहा है। और आला अधिकारी उस पर यह कहते हैं कि जब आपको खबर कवर करनी है तो आप हमसे पूछ कर जाइए, ऐसी खबर कवर करने आप लोग जाते क्यों हैं? तो ये तस्वीरें देखिए।